तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको एक न्यू एसी खरीदना है मार्केट से तो आपको माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि हमें 1 टन का एसी खरीदना है या 1.5 या 2 टन का, और एक हॉट एंड कूल्ड एसी खरीदना है, या फिर एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी खरीदना है, या फिर हमें एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीदना है। मगर मैं आपको एक बहुत पॉइंट वाली बात बता देता हूँ, एसी को खरीदने से पहले हमें एसी की नॉलेज और जानकारी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा एक बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर एसी खरीदने के बाद हमें कहीं ना कहीं फिर पछतावा होता है कि हमें ये एसी नहीं खरीदना था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो एसी हम खरीदते हैं तो हमें अगर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है उसके बारे में, तो एसी खरीदने के बाद हमें पता लगता है कि इस एसी में हमें कोई खास वारंटी नहीं मिली है, कंप्रेसर में कोई खास वारंटी नहीं मिली है, या फिर हमें पीसीबी में वारंटी नहीं मिली है, कंडेंसर कॉइल में वारंटी नहीं मिली है, और जो दूसरा एसी था उसमें हमें हर चीज़ पर वारंटी मिल रही है। आपने कहीं देखा कि इस पर काफ़ी वारंटी है, तो वहाँ पछतावा होता है कि हम ये एसी ना खरीद कर वो एसी खरीद लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि जब हम एसी को रिपेयर कराते हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है, तो उसमें हमें तब प्रॉब्लम्स होती है कि हमें ये एसी जो है वारंटी में ही खरीदना चाहिए था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम रूम के अंदर एसी को लगाते हैं तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता रहता है कि इस एसी को जो हमें 1 टन का खरीदना चाहिए, या फिर हमें 1.5 टन का खरीदना चाहिए, या फिर हम 2 टन का एसी खरीदना चाहिए। यानी हम जब एसी खरीदने के लिए चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल हमसे यही होता है कि आपको जो एसी खरीदना है वो 1 टन का खरीदना है, या 1.5 टन का खरीदना है, या फिर 2 टन का एसी खरीदना है आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे रूम के लिए, ऑफिस के लिए, यानी जहां भी हमें एसी को इंस्टॉलेशन कराना है वहां हमें जरूरत है कि हमें वहां 1.5 टन का एसी हम लगा सकते हैं। तो हमें इसमें अगर नॉलेज नहीं है तो हम 2 टन का एसी भी खरीद लेते हैं। इसमें हमारा एक बड़ा नुकसान हो सकता है कि हमें वहाँ कॉस्टली जो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ती है, और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा रहेगा। यानी जब तक हम उस एसी को चलाएंगे 4 साल, 5 साल या 10 साल, इतने साल तक हमें बिल भी ज़्यादा देना होगा, और हमने इसको ऑलरेडी इंस्टॉलेशन भी करा ली है, तो वहाँ पछतावा होता है कि ये हमें पहले जानकारी लेनी ज़रूरी थी कि कितने टन का एसी हमारे रूम के हिसाब से या ऑफिस के हिसाब से सही रहेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएल एसी वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको एसी से रिलेटिव ऑल वीडियो देखने के लिए मिलेगी, और कुछ खास पॉइंट्स जो हर कोई नहीं बताता वो एज ए टेक्नीशियन मैं आपको हर पॉइंट्स एसी से रिलेटिव बताने वाला हूँ इस चैनल पर। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके उसे भी ऑल पर कर देना। तो हम पहले बात कर लेते हैं कंपनी की। अगर हम एसी खरीदने के लिए जा रहे हैं तो उसमें वोल्टास हो या हिटाची हो या फिर बुलस्टार हो, पैनासोनिक हो, एलजी हो, सैमसंग हो, कौन सी कंपनी का एसी लेना सही रहेगा तो ये तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्योंकि पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में एसी जो हम खरीदने के लिए जा रहे हैं उसमें कितने टन का एसी हमें चाहिए, 1 टन, 2 टन, और ये फिर टन का मतलब क्या होता है ये हमें नहीं पता होता। ज़्यादातर जब हम एसी खरीदने के लिए जाते हैं, जो कुछ न्यू बंदे होते हैं जिन्हें ये ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, फर्स्ट टाइम एसी परचेज कर रहे हैं या फिर पहले भी कर चुके हैं मगर पता नहीं होता कि टन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। अगर हम किसी रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर, यानी जहाँ भी हमें एसी को इंस्टॉलेशन करनी है, तो आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अगर हमने 1 टन बर्फ अपने उस रूम के अंदर रख लिया है, और 1 टन बर्फ रखने के बाद उस रूम के अंदर जितनी कूलिंग होती है, जितना ठंड रहती है, उतनी ही कूलिंग हमें 1 टन के एसी से मिलेगी। और अगर हमें 1.5 टन हमने या फिर 2 टन बर्फ हमने रूम के अंदर रख लिया है, उससे जितनी हमें कूलिंग और ठंड मिलती है, इसी तरीके से ही हमें 1.5 टन या फिर 2 टन के एसी से मिलती है। तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है टन का मतलब क्या होता है। उसके बाद आती है बात कि कितने टन का एसी खरीदना सही रहेगा आप अपने रूम के लिए। तो पहले आपको ये देखना है कि आपके रूम का जो साइज है वो कितना है। अगर आपके रूम का साइज 130 स्क्वायर फीट है तो वहाँ आप बेहिचक 1 टन का एसी खरीद सकते हैं, वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर आपके रूम का या ऑफिस का जो साइज है, वहाँ आप उसका जो रूम का साइज वो 130 से लेकर के 200 तक है, तो वहाँ आपको 1.5 टन का एसी खरीदना है। अब आप इसी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ आपको 1.5 टन एसी की रिक्वायरमेंट है, और वहीं आप अगर 2 टन का खरीद लेते हैं, यानी जानकारी नहीं पर 2 टन का खरीद लिया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ कूलिंग तो आपको थोड़ी बेहतर मिलेगी ही, लेकिन आपका बिल बहुत ज़्यादा आएगा।
और फिर प्रॉब्लम्स होती है, एसी को इंस्टॉलेशन भी करा लिया है, अब क्या करें, अब तो खरीद लिया है, यानी नॉलेज नहीं थी कि कितना टन का एसी हमारे रूम के लिए, अपने ऑफिस के लिए खरीदना सही रहेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपके साइज जो है 200 से लेकर के 300 तक है, तो वहाँ आपको 2 टन से कम का एसी नहीं चलेगा। अगर आप 1.5 टन का एसी वहाँ इंस्टॉलेशन करा भी लेते हैं तो वो उसमें कूलिंग में वो मज़ा नहीं आएगा, वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाएगा, तो वहाँ आपको 2 टन का एसी ही खरीदना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक इन्वर्टर एसी लेना सही रहेगा या फिर एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना सही रहेगा। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको एसी को 2 से 3 घंटे चलाना है, यानी दिन में 2 से 3 घंटे आप यूज़ करते हैं, बार बार उसे बंद करते हो, चलाते हो, और नाइट में भी यही रहता है 1-2 घंटे बस चला लिया है, या कभी ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस में हमें एसी लगाना है, हमारा कोई ऑफिस है, कोई शॉप है, वहाँ हमें एसी लगाना है, तो वहाँ हम रात को तो हमारा ज़्यादातर कोई काम नहीं होता अगर, और वहाँ हम पूरे दिन रहते हैं, तो हम सिर्फ 1-2 घंटे कभी कभी चलाते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीदें, क्योंकि वहाँ अगर आप एक इन्वर्टर एसी भी खरीदते हैं तो तब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वर्टर एसी जब चालू करते हैं हम तो वो बिल इतना ही लेता है जितना एक नॉन इन्वर्टर एसी लेता है, मगर कुछ समय के बाद वो अपने एक नॉन इन्वर्टर फंक्शन पर यूज़ होने लगता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर 2 से 3 घंटे आपको एसी यूज़ करना है तो आप एक नॉन इन्वर्टर एसी खरीद सकते हैं। और अगर आपको 6 से 7 घंटे यानी 6 घंटे से समथिंग या फिर 6 घंटे से अधिक आपको एसी यूज़ करना है, दिन में करना है या फिर नाइट में करना है, तो वहाँ आप एक इन्वर्टर एसी बेहिचक खरीद सकते हैं। वहाँ आपके एसी का जो बिल होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, वो ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी खरीदना चाहिए या फिर हॉट एंड कोल्ड एसी खरीदना चाहिए। जी बिल्कुल, आजकल मैं ये चीज़ें बहुत नोट कर रहा हूँ कि हॉट एंड कोल्ड एसी का आप रिव्यू देखते हैं, आपको वहाँ सजेस्ट भी ये कर देते हैं कि कौन सा कंपनी बेस्ट है, कौन सा खरीदना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है और हमें नॉलेज नहीं, बट हम उसे खरीद तो लेते हैं। फ़ायदा क्या होता है उस फंक्शन का, हम ऑलरेडी जो है वहाँ पैसे देकर आते हैं मार्केट में एक हॉट एंड कूल्ड एसी के, मगर हमें हॉट एंड कूल्ड, ये कूल्ड वाला जो विकल्प है इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं होती है, फिर भी हम इसे खरीद लेते हैं। तो जिस कंट्री से, जिस स्टेट से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहले आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ ये देख सकते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो सर्दियों के मौसम में आप ये देख सकते हैं कि वहाँ कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। देखो, आप एसी खरीद रहे हो, एसी तो आप इसलिए खरीद रहे हो ताकि आप गर्मी में उसे यूज़ कर सकें, लेकिन अगर आप हॉट एंड कोल्ड एसी खरीद रहे हैं तो पहले आप ये देख लें कि वहाँ सर्दियों में जो है टेम्परेचर कितना रहता है, सर्दी कितना ज़्यादा रहती है। अगर सर्दी नहीं रहती तो आप एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी खरीद सकते हैं, और अगर सर्दी ज़्यादा है तब आप एक हॉट एंड कोल्ड एसी खरीद सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक सर्दियों के लिए, कई बार ऐसा होता है हम गर्मियों में एक इन्वर्टर एसी तो ले लेते हैं, लेकिन सर्दियों में हम एक रूम हीटर का प्रयोग करते हैं। कई बार इसमें ये देखने को हमें मिलता है, जो रूम हीटर होता है, रूम हीटर एक ही मेंटेन में ज़्यादातर चलता है, वो उससे हम उसके ज़्यादा हीटिंग को कम डाउन नहीं कर पाते, और जिससे ये होता है कि वो कंटिन्यू चलता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका बहुत ज़्यादा ही आता है। लेकिन जब आप एक इन्वर्टर एसी खरीदते हैं और आप उसे गर्मी में यूज़ करते हैं, आप कूलिंग को, जो कूलिंग देता है, टेम्परेचर को आप डाउन कर सकते हैं, एयर फ्लो को आप कम बढ़ती कर सकते हैं। तो उसी तरीके से एक हॉट एंड कूल्ड एसी में भी हीटिंग मोड पे आने के बाद आप उसके एयर फ्लो को कम बढ़ती कर सकते हैं और उसकी जो टेम्परेचर को अप डाउन भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स उसमें दिए होते हैं। तो वहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 100% कम आएगा अगर आप एक हॉट एंड कूल्ड एसी वो खरीदते हैं जहाँ आपके यहाँ पर सर्दी ज़्यादा है। उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट्स की बात बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है, इस पॉइंट को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक हॉट एंड कोल्ड एसी खरीदना जा रहे हैं, और मैं यकीनन में आपका इसमें फ़ायदा होने वाला है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो इन्वर्टर एसी हम किस लिए खरीदते हैं कि एक्चुअली में इन्वर्टर एसी है क्या, किस लिए खरीद रहे हैं? इसलिए खरीदते हैं हम क्योंकि इन्वर्टर एसी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो कम आता है, कूलिंग भी अच्छी है, उसका मेंटेनेंस भी अच्छा है, शायद इसलिए खरीदते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्वर्टर एसी में 2 पीसीबी लगी होती है, एक इंडोर यूनिट में होती है और एक आउटडोर यूनिट में होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीसीबी होती है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड,
वो होती है आउटडोर यूनिट के अंदर, जिसे हम कंट्रोल पीसीबी बोलते हैं। वो पीसीबी लगी होती है जो आउटडोर यूनिट हम कहीं छत पर ऊपर रख देते हैं या फिर हम कहीं बालकनी में बाहर भी लगा देते हैं। वो ऑल टाइम सन से एक्सपोज रहती है। और दूसरा है कि बारिश में, बरसात के मौसम में बारिश का पानी पड़ता है, धूल मिट्टी आंधी वहाँ रहती है, तो ये डर भी रहता है कहीं ना कहीं कि हम वो एसी खरीद तो रहे हैं कि उसकी जो पीसीबी है कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो पीसीबी की अगर कॉस्ट की बात करें तो इन्वर्टर एसी की जो पीसीबी होती है, अगर आप उसके रिप्लेसमेंट करा रहे हैं, कई बार वो ख़राब हो जाती है, तो रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट होती है वो 10 से 15 हज़ार के समथिंग होती है। तो वहाँ ये कन्फ्यूज़न की बहुत बात है ये कि इतने ज़्यादा उसमें मतलब चार्ज लगते हैं, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ। जब आप एसी खरीदने के लिए जाए तो एसी खरीदने से पहले आप एक बार ये अच्छी तरीके से उसकी डिटेल्स को जान लें, क्योंकि पीसीबी में भी हमें वारंटी मिलती है, कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है, और जो कंडेंसर कोयल होती है कोयल, उस पर भी हमें वारंटी मिलती है। तो आपको एक ऐसा एसी खरीदना है जिसमें आपको पीसीबी में सबसे ज़्यादा वारंटी मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल भी मिलती है, 3 साल भी मिलती है, 1 साल भी मिलती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्वर्टर एसी खरीद रहे हैं तो वो खरीदें जिसमें आपको पीसीबी की वारंटी ज़्यादा मिल रही है, और कंडेंसर कोयल की जो वारंटी वो कितनी मिल रही है, कंप्रेसर की तो ऑलरेडी वैसे ज़्यादा ही मिलती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा खास है, इसको भी आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जब हम इन्वर्टर एसी को गर्मियों में चलाते हैं तो वहाँ हमें वो कूलिंग देता है, और कूलिंग देने पर क्या होता है, वो इन्वर्टर फंक्शन पर यूज़ होता है। तो इन्वर्टर फंक्शन पर यूज़ होने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आता है, कोई मसला नहीं। लेकिन जब हम उसी एसी को सर्दी में चलाते हैं हीटिंग मोड पे करने के बाद, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एसी ऐसे होते हैं कि आप अगर उसे कूलिंग मोड पे चलाएंगे तो वो इन्वर्टर फंक्शन भी यूज़ होगा, अगर आप उसे सर्दियों में चलाएंगे तो वहाँ वो एसी हीटिंग मोड पर करने के बाद इन्वर्टर फंक्शन पर नहीं चलता, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप एसी खरीदना चाह रहे हैं, इन्वर्टर एसी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें। तो अगर आप इन्वर्टर एसी को सर्दियों में हीटिंग मोड पे करते हैं तो वो इन्वर्टर फंक्शन पर यूज़ होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कम आएगा। तो इसको आप एसी खरीदने से पहले अच्छी तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि जिस एसी को आप खरीद रहे हैं कि ये हीटिंग मोड पे करने के बाद क्या इन्वर्टर फंक्शन भी यूज़ होगा भी या नहीं होगा। तो ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स से, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बहुत ज़रूरी और ख़ास चीज़ ये है, आप चाहे 1 टन का एसी खरीदें, 1.5 टन का एसी खरीदें या फिर 2 टन का एसी खरीदें, और आप किसी भी कंपनी का एसी खरीदें, इन्वर्टर एसी हो, एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी हो या फिर हॉट एंड कूल्ड एसी हो, आपको किसी भी एसी के साथ एक अच्छा सा स्टेबलाइजर ज़रूर लेना चाहिए। चाहे आपके एरिया में फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा सा स्टेबलाइजर ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की कि कौन सी कंपनी का एसी लेना बेस्ट रहेगा। तो पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो ख़ास कंपनी है जिसके ब्रांड भी मतलब काफ़ी पुरानी कंपनी है, अच्छे ब्रांड बनाती है, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो अब हम जैसे 2022 में कुछ एसी लॉन्च हुए हैं, तो ये देखना ज़रूरी है कि वो हमें क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, कितनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, कितनी उसमें हमें वारंटी मिल रही है, कितना उसमें डिस्काउंट है या नहीं है, कितने प्राइस पे कॉस्ट पे हमें वो मिल रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि हमें इसी कंपनी का ख़रीदना है या इसी ही कंपनी का हमें एसी ख़रीदना है। तो मैं आपको अगर रेकमेंड की बात करें, सजेस्ट की बात करें कि कौन सा एसी मैं सजेस्ट करूँगा, तो फर्स्ट नंबर पे बात करें तो वोल्टास का हॉट एंड कूल्ड एसी, जिसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है मगर बेस्ट एसी है। एयर फ्लो ज़बरदस्त है और कूलिंग भी ज़बरदस्त है, और एक इंटेलिजेंट हीटिंग के साथ ये आपको एसी मिलेगा। यानी जो मैंने अभी आपको पीछे बताया वीडियो में कि आपको हीटिंग मोड पे करने के बाद वो एक इन्वर्टर फंक्शन पे यूज़ होना चाहिए और उसका एयर फ्लो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होना चाहिए। तो वहाँ आपको एक इंटेलिजेंट हीटिंग के साथ वो एसी मिलता है। सेकंड नंबर पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि सेकंड नंबर पे अगर आप कोई एसी खरीदना चाहते हैं तो वो ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार का जो अभी लॉन्च हुए एक इन्वर्टर एसी है। शायद हॉट एंड कूल्ड एसी अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो इन्वर्टर एसी खरीदना चाहते हैं तो वहाँ आप 1 टन हो या फिर 1.5 टन हो या फिर 2 टन का एसी ब्लू स्टार बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स के साथ वो आया है, आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। उसमें वारंटी वगैरह भी अच्छी है।
और थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो थर्ड नंबर पर LG के AC लॉन्च हुए 2022। ये मैं जितने भी मॉडल्स आपको बता रहा हूँ ये 2022 के बता रहा हूँ। ये आप एक बार मार्केट में कंफर्म कर सकते हैं कि आपके लिए AC कौन सा बेस्ट रहेगा। तो थर्ड नंबर पर LG के AC आए हैं। LG के AC आप ड्यूअल इन्वर्टर भी है और एक नॉन इन्वर्टर भी है, जो बहुत ही ज़्यादा उसके अच्छे फीचर्स भी है, बेस्ट AC है। और फोर्थ नंबर पे आता है पैनासोनिक का इन्वर्टर AC बहुत ही ज़बरदस्त है। ये काफ़ी पुराना ब्रांड है जो पैनासोनिक के जो AC आते हैं, इसमें शायद आपको डिस्काउंट और भी मिल रहा है और इसमें आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं। अभी पीछे तो डिस्काउंट था लेकिन अब है या नहीं ये पहले आप कंफर्म कर सकते हैं। कितनी वारंटी वगैरह, तो लगभग इनमें जो मैंने आपको ये 4 कंपनीज बताई हैं इनमें लगभग वारंटी भी अच्छी मिल रही है और इनकी ये चारों कंपनी जो मैंने बताई वारंटी भी अच्छी है और इनमें न्यू फीचर्स भी आए हैं और बहुत ही अच्छा इनका जो एयर फ्लो भी है, अच्छा मेंटेनेंस है, वारंटी अच्छी मिल रही है। चाहे वो आपकी कंडेंसर कोयल हो या फिर PCB हो या फिर उसमें कंप्रेशर हो, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हम AC खरीदते हैं तो AC के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ख़ास होती है जो हर किसी को तो नहीं पता होता, जो AC खरीद रहा है या कोई नहीं पता होता, लेकिन एक टेक्नीशियन को ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि उसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो कुछ होते हैं एल्युमिनियम के होते हैं, कुछ कॉपर के पार्ट्स लगे होते हैं। और एक्चुअली में इसमें AC में कूलिंग में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बार ऐसा हो जाता है कि जब AC ख़राब हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है और हम उसे रिपेयर कराते हैं, तो उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसे हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, खर्चा भी कम आता। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम उसे रिपेयर नहीं करा सकते, बल्कि वो चेंज ही होता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। वहाँ को जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आती है और बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा आपका आ जाता है। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उस वीडियो को आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं कि AC खरीदने से पहले हमें क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। AC खरीदने से पहले सावधान रहें। ये वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से वॉच उसे कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम कि आपको एक स्प्लिट AC खरीदना है या फिर आपको विंडो AC खरीदना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, अगर आप स्प्लिट खरीदे कोई मसला नहीं है और आप एक विंडो AC खरीदे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्प्लिट खरीद सकते हैं, विंडो खरीद सकते हैं, लेकिन देखना ये ज़रूरी होता है कि आप जहाँ भी आपको AC इंस्टॉलेशन करना है, आपको कोई रूम है, कोई ऑफिस है, जहाँ भी करना है, आपको ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ की लोकेशन कैसी है। अगर वहाँ कोई एक विंडो का सिस्टम है और बाहर जो अब उसमें विंडो AC में जो वो आउट से जो है हीटिंग देता है और अंदर से वो हमें कूलिंग देता है, तो हीटिंग का एक ऑप्शन होना चाहिए बाहर, कि बाहर थोड़ा खुला हो जहाँ से वो हीटिंग को बाहर कर सके और अंदर हमें कूलिंग ले सके, और विंडो है वहाँ पर लगी हुई, तो वहाँ हम विंडो AC खरीद सकते हैं। और वहाँ विंडो का कहीं ऑप्शन ही नहीं है तो वहाँ उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ स्प्लिट AC खरीद सकते हैं। बंद कमरा है तो वहाँ स्प्लिट AC खरीद सकते हैं। उसमें स्प्लिट AC लगाने के बाद उसका आउटडोर यूनिट हम कहीं छत के बाहर लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, छत के ऊपर रख सकते हैं। चाहे कितनी भी ऊंचे आप फ्लोर में रहते हैं, आप ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और आपको 3rd 4th 5th फ्लोर में भी आपको उसके ऊपर टेरिस में आपको आउटडोर यूनिट रखना है तो वहाँ भी रखा जाएगा, बट उसका थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें पाइपलाइन लगती है। उसके बाद अगर आप कोई भी AC खरीदते हैं तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें, स्प्लिट AC आप जिस कॉस्ट में भी आपको मिल रहा है, चाहे वो 30,000 हो या फिर वो 35,000, जितने भी आपको प्राइस में वो कॉस्ट में AC मिल रहा है, तो उसमें आपको 3,000 से लेकर के कम से कम 5,000 तक अलग से कॉस्ट आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जो AC लगा रहे हैं आपको उस AC में अलग से भी खर्चा आता है, इंस्टॉलेशन का खर्चा आता है, पाइपलाइन का खर्चा आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस AC को हम मार्केट से ख़रीद रहे हैं, AC की इंस्टॉलेशन तो हमें फ्री मिल जाती है, लेकिन AC के साथ जो है 3.5 मीटर या 5 मीटर के समथिंग हमें कॉपर पाइप मिल जाता है, और हमें जो उसका स्प्लिट AC का जो आउटडोर यूनिट होता है वो कहीं ज़्यादा दूर लगाना होता है, तो वहाँ पाइप की ज़रूरत पड़ती है। कुछ चीज़ें होती हैं उनकी जिनकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका जो खर्चा होता है, जो कॉस्ट होती है, वो हमें अलग से पे करनी पड़ती है। 3,000 से लेकर के या फिर 5 के समथिंग हमें
पे करना पड़ता है, तो इसको भी आप ऐड करके लेकर के चले उसी बजट में जिसमें आपको एसी खरीदना है। ऐसा नहीं कि आपको अपने मान लीजिए आपने 40,000 का एसी खरीद लिया है लेकिन आप सोचे कि बस ये फाइनल है। कई बार ऐसा होता है कि अलग से भी हमें पैसे उसमें लगाने पड़ते हैं, तो आप कम से कम 3000 से लेकर के 5000 तक उसमें ऐड करके आपको चलना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। कुछ ना कुछ तो अब इस वीडियो में आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। जहां आपका ये कहीं फ़ायदा बताया या नुकसान होने से आपको मैंने बचाया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे अगर आप हमारे पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खास पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे। और चाहे वो रिपेयरिंग के हो, चाहे आप एसी खरीद रहे हो, परचेस करो, या आप एसी सेल कर रहे हो, कोई भी एसी से रिलेटिव हर वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।